We are honored to have a distinguished guest with us today, a person who has significantly contributed to the world of social entrepreneurship, business incubation, project management and research. He is a seasoned professional with an impressive track record in conducting various entrepreneurship training programs supported by the Government of India. Not only that, he is currently mentoring over 151 startups, guiding them towards success with his invaluable experience and expertise. Please join me in welcoming Dr. Sanjay Kumar, a respected professor and mentor who will be sharing his insights at today's IIC event on angel investment and venture capital funding for early stage entrepreneurs. I would like to invite Dr. Sahil Malik to please give Sir a warm welcome. New idea with innovation and creativity. यहाँ कोई इनोवेटिव आइडिया दिख रहा है आपको क्लास में, जो आपके देखते देखते हुआ हो, आपकी जब आप छोटे हो तब ना हो, अब हो गया हो। प्रोजेक्टर उन्होंने बताया, और कुछ आपके मोबाइल में कितने इनोवेशन हुए हैं, सीरीज ऑफ इनोवेशन। तो अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि केवल एक बिजनेस आइडिया है तो बिजनेस हो जाएगा? उसके साथ क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। वेरी गुड। कैपिटल और आइडिया दोनों मिल गए, हो जाएगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। फैक्टर प्रोडक्शन चाहिए, और मार्केट सेगमेंट चाहिए। मार्केट सेगमेंट प्रॉपर नहीं हुई, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, कैपिटल की दिक्कत आ गई, और लॉन्ग अप्रोच हो गया, और एडजस्ट नहीं कर पाए मार्केट में, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं कर पाए, और इसके अलावा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटजी सही नहीं थी, और क्या? नोकिया का नाम सुना? नोकिया मार्केट से आउट क्यों हुआ? क्योंकि सर वो अडैप्ट नहीं कर पाया था। लैक ऑफ अडैप्ट। उसने क्या किया कि मार्केट जा रहा था उधर, उसका नहीं, हम तो टच स्क्रीन नहीं जाएंगे, एंड्रॉइड आया सबको, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट यानी उसने मार्केट को समझ के इम्प्रूवमेंट नहीं किया अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इसके अलावा और कोई एग्जांपल स्टार्टअप का दिल्ली से बताओ? मेक माई ट्रीट, और इसके अलावा फैब होटल्स, ओयो, और देखो हम ना इस क्लास को इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं। ऐसे मैं आपके पढ़ाई के लिए तो फायदा नहीं। अगर आप में से कोई 2-4 लोग एंटरप्रेन्योर बन गए, हमें भी अच्छा लगेगा, हम दुबई से फंड दिला दें आपको, हम कहीं से फंड अरेंज करने किसी को चाहिए, आना आप पढ़ा के चले जाना। वो नहीं, ये क्लास नहीं है, ये तो इंटरेक्टिव सेशन है, इसलिए मैंने सीट नहीं बनाई। सीट पर हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे, वर्किंग करेंगे, कैसे कुछ हो सकता है। तो एक स्टार्टअप, एक बिजनेस आइडिया, उसको जब थोड़ा सा हमें ऊपर ले आना, तो हमें क्या जरूरत पड़ती है? इनिशियल फंड कहाँ से आता है? कुछ हमारा पॉकेट मनी होता है, कुछ बच्चों का पॉकेट मनी होता है, कुछ हम कहाँ से लेते हैं? सेविंग्स से। कुछ कहाँ से लेते हैं? पेरेंट्स से। किसने ऐसा किया है अभी तक आप में से? किसी बच्चे ने कुछ पैसा लेके शुरुआत करके देखा, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए आओ, इन्वेस्ट के लिए, किसमें? स्टॉक्स। तो मतलब
ये भी एक तरीका है। अभी हम वो वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी ये सब पढ़ेंगे। अभी एक बेसिक आइडिया की बात चल रही है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे एक जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप है उसको फंडिंग की हम बात करें, क्योंकि पैसा तो चाहिए। आपका आइडिया बहुत बढ़िया है, तभी कहीं ना कहीं से, चाहे आप खुद लगाएं, चाहे अपने घर से किसी से लें, अपने दोस्त से लें, अपने रिलेटिव से लें, या फिर हम ओपन मार्केट में आए, इस आइडिया को लेके आए आपके सामने। ये हमारा आइडिया इस लेवल पे है, इस लेवल के अकॉर्डिंग हमें इतनी फंड चाहिए, इसके अकॉर्डिंग इसके एवरेज में हम आपको इतना % इक्विटी देंगे। वो जो इन्वेस्टमेंट की बात होगी, आज हम बात करेंगे एंजल इन्वेस्टमेंट की और वीसी फंडिंग की। उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो बात करेंगे। इसीलिए मैंने पहले पूछा कि हम लोग किस लेवल पर भी हैं। तो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि एंजल इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू होगा, कौन स्टार्टअप है, क्या है। ये बात तो हो गई बाद उसको इंक्यूबेशन के स्टेज पे ले जाते हैं। इंक्यूबेशन के स्टेज पे ले जाके जो भी उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का इंक्यूबेशन सेंटर है, जो भी वहाँ पे उसका यूनिट है आपका, जैसे IIT के साथ के लोग, और उसके बाद उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप के जो रास्ता है उसमें उसको फंड की टाइम करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे। ये एक जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप की बात है कि यहाँ पे किसी के माइंड में एक आइडिया आया, उस आइडिया को उसने नर्चर किया, नर्चर करके वो यहाँ तक किया है, यानी कि ये अर्ली स्टेज स्टार्टअप। बिल्कुल बेसिक आइडिया आया, आइडिया के बाद थोड़ा सा उसको काम किया, मेंटर से डिस्कस किया और वहाँ पे हमने उसको आगे बढ़ाया। क्या होता है ये यहाँ पे, क्या इस स्टेज में हम लोग फाइनलाइज योर प्रोडक्ट और सर्विस और मार्केट से डाटा इकट्ठा किया, और डाटा इकट्ठा करके अपने प्रोडक्ट को उसमें लॉन्च करके फिर फंडिंग के लिए आप आगे बढ़े। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, अर्ली स्टेज पे नहीं होगा कोई भी का स्टार्टअप, पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे, क्योंकि बेस जहाँ से हम लोग शुरुआत करें, जैसे हम लोग जब पढ़ाई शुरू करते हैं, बच्चे होते हैं, सबसे पहले आपको लाइनिंग सिखाया है, सीधी लाइन, खड़ी लाइन, उसके बाद लाइन को मिलाना, उसके बाद ABC। तो ये वो स्टेज है जहाँ पे आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम का ABC सिखाया जाता है। ABC आप सीखते हो, ABC सीखने के बाद उसको आगे बढ़ते हो। तो ये पूरा अर्ली स्टेज स्टार्टअप क्या है, बेस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम की। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में हमारे इनोवेटर हैं, आप जैसे बच्चे, दूसरे हमारे इंक्यूबेटर्स हैं। इंक्यूबेटर्स का रोल है कि वो जो आइडिया उनके पास आते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, उनको नर्चर करते हैं, उनको गाइड करते हैं और उनको राइट मेंटर प्रोवाइड करते हैं। तो राइट मेंटर को प्रोवाइड करना, नर्चर करना आइडिया को, ये फिर उसके बाद एंजल इन्वेस्टमेंट से कनेक्ट करना, उसके बाद उसको एंजल इन्वेस्टमेंट के बाद फिर सीरीज 1, 2, 3 यानी ABC पे ले आके उसको IPO लॉन्च पे हम लोग ले जाते हैं। तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में हमारा इंस्टीट्यूट है, इनोवेटर्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मेंटर्स हैं और उसके बाद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। इस स्टार्टअप इकोसिस्टम का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है अर्ली स्टेज स्टार्टअप। कोई इसमें आपको समझे नहीं डाउट? अर्ली स्टेज स्टार्टअप इज द बेस ऑफ द टोटल स्टार्टअप इकोसिस्टम। फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। क्या क्या करने पड़ते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको, ये थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रहा। इसमें देखिए कुछ जो टेक्निकल आइडियाज हैं वहाँ पे हमको एक प्रोटोटाइप बनाना होता है। तो प्रोटोटाइप क्रिएशन के लिए कई बार जरूरत पड़ती है फंडिंग। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको घर से फंडिंग नहीं पाता, जिनके पास पैसा नहीं होता, इंजीनियर प्रोजेक्ट है, वहाँ जो पर्टिकुलर प्रोटोटाइप को बनाने के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए उनको कई बार इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। जो प्रोजेक्ट को डेवलप करना है उसके लिए चाहिए होता है टीम की हायरिंग। जब आपका प्रोडक्ट
मार्केट में लॉन्च करने के थोड़ी आसपास होता है, तो आप अकेले काम कर सकते हैं, आप सब मैनेजमेंट के बच्चे हैं। लेकिन आपका प्रोडक्ट अगर टेक्निकल है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। मान लिया कोई आप ऐप बना रहे हैं, तो ऐप के लिए आप CS का बच्चा कोई हायर करेंगे, कोई CS का इंटर्न हायर करेंगे, कोई एक टेक्निकल अगर जरूरत है, वो पर्टिकुलर स्टार्टअप पर डिपेंड करेगा कि उसमें क्या हम करेंगे। तो वो टीम जो बनेगी आपकी, चाहे वो हायरिंग वाली हो, चाहे वो आपकी किसी और तरह की, उस टीम को मैनेज करने के लिए आपको क्या चाहिए? फंड चाहिए। तो फंड हमें चाहिए प्रोटोटाइप के लिए, फंड हमको चाहिए उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, हायरिंग के लिए, उसके बाद हमें वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। जब बिजनेस करते हैं तो हमारे जो एक्सपेंसेस अलग होते हैं, वो भी हमको कहाँ से लेट आउट होंगे, उसके लिए भी फंड चाहिए। और जो हमारा मार्केट में जाने के लिए सेल्स है, टीम है, लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज है, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ से आएगा, उसके लिए फंड चाहिए। उसके अलावा लाइसेंस तो चाहिए आपको। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इसके लिए कोई प्रोडक्ट लगता है, आप खाने का कोई बना रहे हैं, आप अगर ईटिंग में जा रहे हैं, इसको ईटेबल प्रोडक्ट है, तो हम क्या चाहिए, कोई ट्रेडमार्क चाहिए, पेटेंट चाहिए, तो वो सबके लाइसेंसिंग और सर्टिफिकेट के लिए फंड चाहिए। तो फंडिंग के बहुत सारे रिक्वायरमेंट हैं। हर स्टार्टअप की रिक्वायरमेंट को ये सब एक साथ भी हो सकती है, बार बार स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपको मार्केट में लॉन्च करना है उस हिसाब से। और उसके अलावा जो ऑफिस स्पेस की आपको कई बार जरूरत पड़ती है, आप घर से हर बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपकी टीम साइज बड़ा हो रहा है, या कोई ऐसी लोकेशन जैसे NSIC है ओखला में, किसी ने NSIC ओखला का इंक्यूबेटर विजिट किया है? NSIC ओखला जो कालकाई मंदिर के पास एक मेट्रो स्टेशन है NSIC, वो करीब 500 एकड़ में बना है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। अभी आप जब घूमने जाएंगे तो वहाँ का इंक्यूबेशन सेंटर विजिट कीजिए। वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? वहाँ लाइवलीहुड बेसिस रिक्रूटमेंट। लाइवलीहुड बेसिस रिक्रूटमेंट क्या होता है? वहाँ पे कुछ मशीन्स लगी हैं, उन मशीन्स पे ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग लेके लोग उन मशीन्स के अकॉर्डिंग अपना बड़े स्केल का सेटअप कर रहे हैं। जैसे वहाँ मोजे बनाने की मशीन, मोमबत्ती बनाने की मशीन, और बहुत सारे जो बच्चों के टेडी बियर्स हैं उनकी मशीन्स हैं। तो इस तरह के जो लाइवलीहुड इंक्यूबेटर्स हैं वहाँ पे बच्चे को मिलता। और उसके अलावा वहाँ उन्होंने सिटिंग स्पेस बनाया है इंक्यूबेशन सेंटर। वो कैसा है कि 10 बाई 10 का क्यूबिकल बनाया है, जैसे कि लोग बैठते हैं, उस 10 बाई 10 का क्यूबिकल आपको वो रेंट पे दे देंगे फॉर रनिंग योर स्टार्टअप बिजनेस। और उसका चार्ज पूरी दिल्ली में सबसे कम है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कहीं अच्छी लोकेशंस में, नेहरू प्लेस में अगर आप जाएंगे तो वो आपका लाखों रुपये का चार्ज होता है, लेकिन वहाँ आपका 5 से लेकर 10,000 रुपये तक में वो आपको आपकी कंपनी रन करने के लिए दे देगा। और सबसे अच्छा बात क्या है कि आपके जो कार्ड में एड्रेस होगा वहाँ लिखा होगा कि आपका ABC कंपनी NSIC होगा, वो एक आपका ब्रांड बन जाएगा। तो जो ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी हमको क्या जरूरत पड़ती है? फंड की जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हमको समय समय पे डिफरेंट तरह के फंड की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग फंडिंग के लिए जाते हैं। और फंडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है। कोई इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा आपके स्टार्टअप में? और प्रॉफिट नंबर एक बात, प्रॉफिट। भाई आपका आइडिया है, आप मेरे पास है, सर पैसा चाहिए इन्वेस्ट दे दो, फंड दे दो, मैं क्यों करूँ? प्रॉफिट के लिए मेरा प्रॉफिट कुछ चाहिए ना। मुझे लगा कि आइडिया में बच्चे के दम है, कल ये बच्चा जाएगा और ओवर बन जाएगा, या कोई और बड़ा मैग्नेटिक बन जाएगा, तो मैं भी ग्रो करूँगा ना। रिलायंस ने क्या किया था? रिलायंस के बारे में पता आपको? धीरूभाई अंबानी के सर मालूम? धीरूभाई अंबानी क्या बोलते थे? धीरूभाई अंबानी जब भारत के बाहर देश में गए, वहाँ पे वो पेट्रोल पंप पे वो काम करते थे, तो वहाँ से उन्होंने इंडिया आके अपना क्या काम शुरू किया? कॉटन का। कॉटन के काम के लिए उन्होंने बहुत बड़ी फंडिंग अरेंज की। आप जैसे सब लोग मित्र लोगों से, नए लोगों से,
तो हर व्यक्ति को कहा कि अगर मेरा बिजनेस ग्रो होगा तो आप भी ग्रो करोगे। तो जो उस टाइम में इन्वेस्टमेंट कर गए वो आज के बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट, बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबों खरबोपति हैं। उस समय का शेयर जो 10 रुपए का होगा वो आज जो शेयर कितना रेट है सर? 2,500। तो 10 रुपए का शेयर 2,500 रुपए का आपने बताया, क्योंकि इसको ट्रेडिंग में काफी। उस तरह से क्या है कि जो इन्वेस्टर होता है उसको लगता है कि हाँ मैं अगर इसमें आइडिया में इन्वेस्ट करूँगा तो इस आइडिया को बढ़ने के साथ जब ये बढ़ेगा तो मैं भी ग्रो करूँगा। तो वो क्या करता है, आपके स्टार्टअप में एक थोड़ा सा हिस्सा इक्विटी पार्टनरशिप खरीद लेता है। वो क्या कहता है कि हाँ ये आइडिया आपका है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, तो हम मिलकर साथ चलेंगे और जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी उसमें हम लोग दोनों का ग्रोथ होगा। तो जो भावना है ना कि सब लोग साथ बढ़ें, सब लोग कमाएं, सब लोग आगे बढ़ें। जैसे बहुत सारे बिजनेस में क्या होता है कि पत्ती डालने का सिस्टम, जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत सारे मार्केट में, वहाँ एक बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, उसमें 10 लोग मिलकर पत्ती डाल लेते हैं। वो पत्ती डालना इंडिया का ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, एंजल इन्वेस्टमेंट है, 1 to 1 लोग कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर को फायदा है, इन्वेस्टर को लग रहा है कि इस पर्टिकुलर आइडिया के साथ जाके इस आइडिया में इन्वेस्ट करके मैं कुछ कर पाऊंगा, इसलिए वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। हर आइडिया में इन्वेस्ट नहीं होता, उसकी बहुत सारी चीजें क्या है देखने को, तो देखेंगे कि आइडिया में कितनी टेक्नोलॉजी है, क्या मार्केट की मांग अकॉर्डिंग है, क्या इसको आगे बढ़ सकता है। उसके बाद वो क्या करता है, जो आपका कैपिटल है, कैपिटल में से हिस्सेदारी लिया उसमें और पार्टनरशिप हो गई, ठीक है। क्योंकि उसने क्या रियलाइज किया कि एक रेट ऑफ रिटर्न मुझे यहाँ से मिलेगा, ये आइडिया इस लायक है कि ये मार्केट पोटेंशियल इसमें है, मार्केट पोटेंशियल के बाद ये आगे बढ़ सकता है। क्या क्या देखते हैं लोग, नंबर 1 जो एक कॉमन सिस्टम है इन्वेस्टर का कि वो एक आइडिया में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या देखते हैं। किसी को आइडिया पता है, कोई इस बारे में किसी ने पढ़ाई की, बीबीए के किसी पार्ट में है, नहीं है, तो वो एक कॉमन चीज सबसे पहले क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये स्टार्टअप आइडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मार्केट की, समाज की, राष्ट्र की, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है। जो स्टार्टअप जिस लेवल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है वो उस लेवल तक ग्रो करने के चांस है। कोई रूरल डेवलपमेंट कर रहा काम तो वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। किसने किसानों के पैडी को अगर कन्वर्ट कर दिया किसी प्रोडक्ट में, जैसे प्रोसेस में गया था 2 दिनों पहले, तो बच्चे उस पर काम करते हैं और पंजाब हरियाणा में फिर हम लोग परेशान होते दिए तो यहाँ वो और बात करती है, वहाँ की क्रॉप जलाई जा रही है, हम लोग प्रोड्यूस मार रहे हैं। तो वो उस तरह के आइडिया, वो किस ऑब्जेक्टिव के साथ किस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इस चीज को देखते हुए इन्वेस्टर देखता है कि हाँ ये आइडिया, ये स्टार्टअप आइडिया, ये स्टार्टअप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेके चल रहा है और ये इस लेवल की प्रॉब्लम। तो अगर आप अभी कोई अपना स्टार्टअप बनाएं तो हमेशा ध्यान रखें इन्वेस्टर पर जाने से पहले कि मेरा स्टार्टअप का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो और मेरा जो प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा हो जो एट लार्ज सोसाइटी को लाभ होगा। इसके क्लियर होने की संभावना है ज़्यादा। अगर आपने कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी तो उससे लाभ आपको होगा, वो बिजनेस से करना है। बिजनेस कब बनेगा जब एट लार्ज सोसाइटी एट लार्ज को बेनिफिट देगा। दूसरा क्या है, टीम कैसी है, कौन स्टार्टअप को कर रहा है, ये देखते हैं। एक बच्चा जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का है, क्या वो टेक्निकल स्टार्टअप को चला पाएगा? तो नहीं चला पाए तो क्या उसकी टीम में ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल हैं? इसलिए मैंने बात की कि टीम
टीम इसलिए टीम उस गैप को दूर करने के लिए कि इस स्टार्टअप को रन करने में जो टाइम टू टाइम दिक्कत आएंगी, जो इस विजन को सपोर्ट करेगी, तो टीम में मैनेजमेंट के लोग भी हैं, उस टीम में टेक्निकल लोग भी हैं, उस टीम में अच्छे मेंटर्स भी हैं, उस टीम में ऐसे लोग भी हैं जो समय समय पे उनको मोटिवेट करेंगे। होता क्या है कि स्टार्टअप का जो रेशियो है इंडिया में सक्सेस का बहुत कम है। कितना है स्टार्टअप सक्सेस रेशियो? कोई बताएगा? लेस देन 10%। 90% स्टार्टअप ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन हर साल बंद करने होते हैं। मैं उनको दाई की भाषा प्रयोग नहीं करूँगा, बंद करने पड़ते हैं, कई बार वो दोबारा भी आते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार टीम में क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। आप बच्चे हुए, क्लास में पढ़ रहे हैं 3 साल, बीबीए 3 साल है ना, 3 साल तो दोस्ती हुई बढ़िया, तो लगा कि हाँ स्टार्टअप कर लेंगे, है ना? होता क्या है कि शुरुआत में तो क्या होता है, जब हम एडमिशन लेते हैं किसी बढ़िया स्कूल में, तो फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेते हैं पूरे मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले रिश्तेदार बड़े खुश होते हैं, हाँ हमारा बेटा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाके एक कोर्स कर रहा है। तो वो जो उत्साह, प्यार, मोहब्बत वो 1 साल तक रहता है। जैसे आप सेकेंड ईयर में आते हो तो ट्रेनिंग कुछ इधर उधर होगी, तो फिर थर्ड ईयर में लोग वहाँ पे क्या प्रोग्राम देंगे, अगर जहाँ आप 6 में जाने वाले हो तो सब कुछ इधर जॉब और इधर एजुकेशन। वहाँ अगर आप, या माइंडसेट क्या है सोसाइटी का, अगर आपने किसी को स्टार्टअप की बात की तो वो आपको ही बोलेगा अच्छा पढ़ लिखे कमजोर था क्या। मैं आपको माइंडसेट से पढ़ लिखे, क्योंकि यहाँ क्या है कि लोगों का माइंडसेट है कि अच्छा स्टूडेंट मतलब अच्छी जॉब। ये माइंडसेट को चेंज कौन करेगा? आप। तो जब दोस्त लोग बैठे हुए, उन्होंने मिलकर 3 साल दोस्ती में कहा हम स्टार्टअप करते हैं, शुरू किया कुछ आइडिया, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हुए। लगता है कि हम बहुत सारे बच्चे अलग रीजन से आते हैं, वो अपने घर से लेके उस आइडिया पे फोकस, किसी के फैमिली से कहा यहाँ से कर पड़ा तो बहुत ऐसा हो मेरे साथ। 2015 और 16 में कई स्टार्टअप को हमने फंडिंग करी। सर वो बीटेक के स्टूडेंट, आप जैसे ब्रिलियंट बच्चे थे, बीटेक के एमबी हो गया, आइडिया बहुत अच्छा था, पेटेंटेबल था, पेटेंट करा लिया। जैसे बच्चों को के साथ वाले बच्चों को जॉब लगी स्टार्ट हुई ना, सब छोड़ दो, सब या कुछ लोग, किसी की बिहार में लगी, बिहार की प्रोफेशनल था, किसी को कोई था, टीम के 4-4 लोग होते, वो टीम बढ़ गई। इसलिए टीम का इम्पोर्टेंस मैंने बोला कि टीम को देखते हो लोग, टीम का ऐसा तो नहीं कि इन्वेस्टमेंट उठाया और टीम का टीम में अकेले बचा। तो आइडिया, इन्वेस्टमेंट किसका लॉस हुआ? इन्वेस्टर का लॉस। तो इन्वेस्टर क्या देखता है, टीम कैसी है, ये टिकेगी कि नहीं, टीम में कौन लोग हैं, क्या वो भरोसेमंद हैं, क्या वो लोग ऐसे हैं जो आगे कर पाएंगे। ये अभी आपको हर का एग्जाम्पल देता हूँ, आप अपने मम्मी पापा से पैसा मांगते हो, आपको वो घूमने फिरने के लिए दे देंगे, ऐसे आप बोलोगे मुझे स्टार्टअप के लिए चाहिए, क्या बोलेंगे? तो आएगा क्या? पढ़ने के ऊपर है, ये माइंडसेट है। तो जब अपने घर वाले इन्वेस्टमेंट करने से हिच करते हैं, बाहर वाला तो 4 चीज और देखेंगे। तो 2 चीज हो गई, पहली बात ऑब्जेक्टिव हमारा, दूसरी बात किस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर रहे हैं, थर्ड इंपोर्टेंट बात क्या होगी, टीम। ठीक है, या अभी हम लोग तो सबक पढ़ेंगे बाद में, अभी आपको एक्सरसाइज दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, इतना तो आप सीख के जाओगे, तो पूछे तो आप उसका बता दोगे कि हाँ मिस्टेक बनाई होंगे। नहीं भी आपको डाउट हो, आप बीच में मुझे लोग के पूछ सकते हैं। और आपको कंपनी क्या है? हाँ, मेरी कंपनी है पंचशील अभिनव फाउंडेशन।
तो और दूसरा जो मैं कंसल्टेंट करता हूँ फास्टर कैपिटल दुबई के लिए। फास्टर कैपिटल दुबई वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑनलाइन इंक्यूबेटर है और हम लोग करीब 249 स्टार्टअप के साथ काम किया है 4000 करोड़। दुबई ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑफिस है। तो जो भी स्टार्टअप एक लेवल पे पहुंचते हैं हाँ, दुबई में 5-6 स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो इन्वेस्ट करते हैं। स्टार्टअप दुबई है, स्टार्टअप ये हमारा फास्टर कैपिटल है, स्टार्टअप मिडिल ईस्ट है। एक अभी सितंबर में वहाँ होने जा रही थी, रिसीव करना तो वो कर देना, मैं भेज दूँगा। लेकिन उसके लिए लेवल पर ट्राई करना। इंडियन एंजल नेटवर्क IAN उसकी वेबसाइट को आप विजिट कीजिए। इंडियन एंजल नेटवर्क में बहुत बड़े इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर है वो टिकट साइज उनका 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ टिकट साइज होता है, बोलते कितना इन्वेस्ट कर सकता है। तो 3 बात है। फोर्थ बात हमारी है कि इस पर्टिकुलर जो स्टार्टअप है इसका मार्केट का लैंडस्केप क्या है, मीन्स की मार्केट में कितने साइज तक ये स्केलेबल हो सकता है और उसके बाद मार्केट में कितना शेयर ले सकता है और प्रोडक्ट का एडॉप्टेशन रेट क्या है। जो आप डेवलप करोगे प्रोडक्ट सर्विस उसको लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं। आपने बहुत अच्छा बनाया, लोग ले ही रहे। आपने अपने मन से बहुत अच्छा बनाया लेकिन वो लोग खरीद रहे हैं। जब तक लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे प्रोडक्ट या सर्विस को वो स्केलेबल नहीं हो पाएगा। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपके पास मोबाइल कब से है? पहला मोबाइल कब किया था? ओके, कितने लोगों के पास 2011 में मोबाइल था? 2011 में मोबाइल था कितने लोगों के पास? नहीं था। 2011 में क्या प्रॉब्लम था? 2011 में जो मोबाइल आते थे जब वो मॉडल बंद हो गया, जैसे ये मॉडल जो भी है ये जब मॉडल कंपनी ने बंद कर दिया तो इसके सारे आइटम मिलने बंद हो जाते। अब अगर बैटरी खराब होगी तो कहाँ जाओगे? देयर वाज नो ऑप्शन। एक इनोवेटर ने वहां लॉन्च किया मैक्स मोबाइल, सुना है? मैक्स, अब तो मैं तो मैक्स नाम से उन्होंने हर ब्रांड के हर मोबाइल के लिए बैटरी लॉन्च की और केवल बैटरी लॉन्च की। सिंगल प्रोडक्ट इनिशियली मैक्स मोबाइल वाज द मैक्स बैटरी। अगर आप रिकैप में जाएंगे 2011 बारे में तो मार्केट में मैक्स की बैटरी मिलती है। नोकिया के लिए, सैमसंग के लिए, जो भी उसमें अवेलेबल थे। एंड्रॉइड तो शायद उसमें नहीं था, बाद में धीरे धीरे आपने लिया। तो एक सिंगल प्रोडक्ट का ने पूरे मार्केट को कैप्चर किया। तो मार्केट का जो एडॉप्टेशन रेट वो कितना हो गया? 100%। हर किसी का तो मोबाइल खराब हो रहा था 2 साल बाद, बैटरी थी नहीं, कंपनी बनाने नहीं थी, उसने मैक्स को मोबाइल दिया, एडॉप्टेशन रेट आ गया। तो मार्केट में आप जो लॉन्च करने जा रहे हो, आप मतलब जो भी फंडिंग को से मांगने आ रहा है, हम क्या कहते हैं, क्या आप मार्केट को आपके प्रोडक्ट सर्विस को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं? अगर एडॉप्टेशन रेट 100% तो हम इन्वेस्ट कर देंगे, तो आप राइज करोगे ना। उसके बाद मार्केट में ग्रोथ रोड क्या चल रहा है? ऐसा तो नहीं मार्केट डाउन, वर्ल्ड वार चल रही तो सभी डाउन हो जाएगा। वो भी देखा है मार्केट में सिचुएशन क्या है। आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने, वर्ल्ड वार आ गई, यूक्रेन की क्या स्थिति है? यूक्रेन में जो लोग थे वो लड़ाई में लगे हुए हैं, वो बिजनेस करें लड़ाई करें। तो वो सिचुएशन क्या है, मार्केट कहाँ जा रहा है? ये तो इन्वेस्टर में आपको टिपिकल इन्वेस्टर का बता रहा है। आपको लगेगा यार इतना सब होता है, इतना सब करना पड़ता है, पैसा लगाना भाई। और मेरा पैसा नहीं है, मैं भी तो कहीं से लेकर आ रहा हूँ।
जो इन्वेस्टर कंपनी है वो अपना थोड़ी लगाती है, चार आप ही लोगों का है, आपका नहीं होगा, आपके रिलेटिव्स का होगा। हमें वापस करना है उसको, हम इकट्ठा करके फंड चाहे 500 करोड़ इकट्ठा कर लिया, 500 करोड़ का डिटेल इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो अपने उनके भी इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो लेटर हम बात करेंगे। उसके बाद अब उसके बाद क्या देखेगा कि आपका स्केलेबल प्लान क्या है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्केल करेगा कि नहीं, सर्विस जो है वो स्केल करेगी नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ग्रोथ भी ठीक है, एडॉप्टेबिलिटी, लेकिन वो बस एक जिले में सीमित होकर रह गया। अभी कोई गर्मी के कपड़े, जाड़े के कपड़े बेचे जाए गुजरात में, गुजरात में ठंड होती है, गुजरात में हम लोग यहाँ से जाते थे जनवरी में तो मध्य प्रदेश जैसी क्रॉस होता है, गर्मी शुरू, वहाँ जरूरत नहीं पड़ती। तो किस पर्टिकुलर रेंज में वो स्केलेबल कर रहा है, प्रोडक्ट कहाँ के लिए स्केलेबल है, वो कहाँ चल पाएगा, सिंपल है, बिकेगा कि नहीं, स्केल करेगा कि नहीं। बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में खत्म हो चले क्योंकि वो स्केलेबल नहीं है। और फ्यूचर में क्या है, उसके बाद सस्टेनेबल है कि नहीं है, वो जो प्लान आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। एक प्लान जो आप बिजनेस प्लान प्रेजेंट करोगे, हाँ सर इस साल हम इतना रेवेन्यू करेंगे, अगले साल इतना करेंगे, सीरीज ए उठाएंगे, इन्वेस्टिंग इतना करेंगे, सीरीज बी लेके इन्वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट 5 ईयर में हम लोग आईपीओ में जाएंगे 10 साल बाद, तो पूरा जो फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट आप दोगे वो सस्टेनेबल है कि नहीं, ये भी होगा। इसके अलावा ग्रोथ रेट क्या है और एक्सपेंशन प्लान, ये सारी चीजें उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, कस्टमर आपके कौन है। कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका कस्टमर कौन है, खरीदने वाला कौन है, कितने लोग उसको खरीदेंगे, तो कस्टमर का आपने आइडेंटिफिकेशन किया कि नहीं किया। और सेकंड, आपका सप्लायर कौन है। आप तो प्रोडक्ट बनाओगे, रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो वो कौन है। चल वो रॉ मटेरियल सप्लाई करने को उसने मना कर दिया तो क्या करोगे। तो आपके कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या है और आपके सप्लायर कौन है, क्या वो रिलायबल है, क्या वो रेगुलर सप्लाई देते रहेंगे आपको। ऐसा तो नहीं कि उनको लगा कि रेट ज्यादा कमाने लगा, हम खुद लॉन्च कर देते हैं। एक बार होता ना, कोई व्यक्ति किसी के सहयोग से कोई बिजनेस शुरू करता है, उसको एक दिन पता चलता है कि उन्होंने खुद भी वही कर दिया, तो पूरी सप्लाई टूट गई। तो आपका प्रोडक्ट का कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई किया आपने, और आपका रॉ मटेरियल या आपकी सर्विस का सपोर्टिंग चीज क्या है। नहीं तो अगर एक भी चैन टूटी, या तो कस्टमर नहीं है या सप्लाई नहीं है, बिजनेस कहाँ है, इन्वेस्टमेंट डूब गया। और उसके बाद जो उनके वेंडर कौन है, ऐसे वेंडर तो नहीं जो मार्केट में फ्रॉड कर रहे हैं। वेंडर कौन होता है, वेंडर के बारे में बताएंगे, किसी को आइडिया है। वेंडर वो पर्सन होता है जो आपके बिहाफ पे काम करता है, या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, या कोई सप्लाई देता है। तो सारी कंपनी, अभी आप गुड़गांव जाएंगे तो गुड़गांव में बहुत सारी जो मारुति के पार्ट्स हैं या होंडा के पार्ट्स हैं, उनके 90% पार्ट्स होंडा और मारुति नहीं बनाता है। कौन बनाता है यही बात, तो सारे वेंडर्स हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, 200 मीटर लगी हुई है, कोई रबड़ के पार्ट्स बना रहा है, कोई सीट्स के यूनिट बना रहा है। तो नंबर ऑफ पर्सन who are providing services or products on behalf of the particular customer.
बाकी तो यार हम आपको पढ़ा है, प्रोडक्ट मिक्स आपने पढ़ा होगा। फाइनेंशियल असेसमेंट, फाइनेंशियल में क्या क्या उसका मॉडल है, कैश फ्लो कैसे मैनेज कर रही है उसको, उसके अकाउंट की क्या स्थिति है, ये सब चीजें वो जो हमारा इन्वेस्टमेंट कंपनी का क्या CSR करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी इसको बोलते हैं। कंपनी सेक्रेटरी आपकी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद बताएगा कि वहाँ पे आपकी इस पर्टिकुलर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, ये कंपनी कितने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुई थी, इस कंपनी का बैलेंस शीट ये है, इस कंपनी ने कहाँ से फंडिंग ली हुई है और जहाँ से फंडिंग ली है, इन्वेस्टमेंट लिया है, तो उसके अगेंस्ट कितना इक्विटी डाली हुई है और ये आज इसकी वैल्यूएशन क्या है। अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन फ्यूचर प्रोजेक्शन हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट। अब हर बच्चा बोलता है कि मुझे तो 1 करोड़ चाहिए, हम तब दे पाएंगे जब वैल्यूएशन का काम, इसके लिए प्रॉपर मार्केट में CS, CA और गवर्नमेंट अप्रूव वैल्यूअर्स होते हैं जो कंपनी स्टार्टअप करते हैं वैल्यूएशन निकालते हैं। एग्जिट यहाँ से निकलने में क्या प्लान करना पड़ेगा, क्या दिक्कत आएगी, क्या चीजें होंगी, बहुत सारे चीजों को किस तरह की फंडिंग होती है, कितने तरह की होती है। नंबर 1 फूड स्टेप, यानी कि आप खुद से करें, आप खुद से कर रहे हैं, अपने पॉकेट एक्सपेंस से निकाल के अपने कोई बचत की और अपने क्या किया, अपने लेवल पे बढ़ा दिया कि हाँ ये मेरी फंडिंग है। उसके बाद क्या है, फ्रेंड्स और फैमिली, पहले फूड स्टेप की बात करते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली पालते हैं। कौन है इसमें, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्स थे, जो हमारे पास थे, हमारे पॉकेट में थे, हमारे बैंक में थे, उनको हमने यूज करके अपने स्टार्टअप को, अपने बिजनेस आइडिया को प्रमोट किया। दैट्स कॉल्ड फूड स्टेपिंग। उसके बाद जैसे आप यहाँ एक एग्जाम्पल देते हैं, गैराज का बात की हमने, गैराज स्पेस। गैराज स्पेस एक स्टार्टअप, एक बड़ी कंपनी का नाम बताओ। एक कंपनी पूरे वर्ल्ड की फेमस है जो अपनी गैराज से स्टार्ट हुई था, गूगल करोगे तो आपको दिखाई देगा वहां पे Amazon का स्टार्ट कहाँ था, गैराज से। जो भी रिसोर्स अवेलेबल है आपके पास, में कुछ नहीं है लेकिन गैराज था आपके पास में, वहां से आइडिया था, पैशन था, माइंडसेट था और गैराज था। फूड स्टेप मींस जो भी है उसी में शुरू करेंगे। अगर हमारे पास ऑफिस नहीं है हमारे पास, जब ऑफिस होगा तो ऑफिस नहीं, अभी घर से शुरू करेंगे। दिल्ली में एक मैडम है, उनके 8 क्लिनिक है, एल्पस क्लिनिक सुना, ALPS क्लिनिक, ब्यूटी पार्लर की सीरीज है, 16 करोड़ का टर्नओवर, 16 करोड़, 8 क्लिनिक। गूगल करोगे तो कर जाएगा, नेहरू देशमुख का हेड ऑफिस, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया था, दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर थी। दिल्ली गवर्नमेंट टीचर के लोग 10-10 लाख रुपए घूमते हैं, कोई लगा रहे 10 लाख रुपए। उन्होंने अपने घर के ड्राइंग रूम से स्टार्ट किया। एक स्लाइड है, वो स्लाइड उसमें दिखाऊंगा आपको। तो वो एल्पस क्लिनिक के स्टार्ट किया, अपने घर के ड्राइंग रूम से अपने पेशेंट को प्रमोट किया। स्कूल से आती थी 2-3 बजे, उसके बाद शाम को 2-3 घंटे से पढ़ा, वहां से अपने घर के ड्राइंग रूम से। ये मैंने बात की, हमने क्या बात की कि जो भी अवेलेबल है, हमारे पास नहीं है तो जैसे गैराज था उसके पास Amazon ने गैराज से किया, हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर के इक्विपमेंट नहीं थे, एक कंप्यूटर था उससे किया, एक सिस्टम से किया, तो सबके पास लैपटॉप है। इस टाइम में सबके पास लैपटॉप नहीं होता, तो लोग क्या करते थे, किराए पे देते थे, किराए पे कंप्यूटर लैपटॉप सब मिल जाते हैं। तो
लेवल आपके पास खुद के वो है, लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। उसके सामने अमेज़न का एग्जाम्पल है, हेल्पर्स का एग्जाम्पल है। एक और मैडम है ऋचा कर, शिवा में यार मैडम ऋचा कर फिट प्लानिंग से क्या कर रहे थे, पीछे फिट प्लानिंग का architect तो उनको ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिल रही, लेकिन जब उन्होंने प्लानिंग को रहना शुरू किया तो महसूस किया कि अरे प्लानिंग में तो कोई लेडीज है उसमें खाली नहीं है, ये तो कस्बा आज भी कस्बा प्लानिंग, हालांकि प्लानिंग से बहुत बड़े बिजनेसमैन सीख लेंगे, क्योंकि प्लानिंग आज भी कस्बा है। मैंने 2 दिन का विजिट किया, वो छोटा कस्बा है लेकिन वहाँ पैसे वाले बहुत हैं। प्लानिंग से लोग निकल के बहुत, अभी आप इस तरह लोकल प्लानिंग से ओरिजिन वाले बहुत बड़े मैडम ऋचा करने ये आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, ये प्रॉब्लम पूरे इंडिया में लोगों को होती होगी, जहाँ पे सेल्स गर्ल नहीं थी छोटे शहरों में, उन्हें फॉर द वुमेन ओनली वुमेन बाय द वुमेन एक स्टार्टअप है, क्या नाम था, आज और कुछ ही नाम के पास उन्होंने रिसोर्स आउटसोर्स किया प्रोडक्ट्स को जिबामे के ब्रांड के नाम के साथ, और पूरी पहले 6 महीने में करीब 10 लाख रुपए। तो बीइंग स्टूडेंट सॉल्विंग हर ओन प्रॉब्लम इंक्लूडिंग ऑल वुमेन, उन्होंने इनोवेशन, ऐसा नहीं कि सबको नासा की तरह जाना चाहिए, आपके आसपास बहुत प्रॉब्लम है, आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और आइडेंटिफाई करके आप कैसे उसको आगे देखें। वो ऋचा कर आज भारत की रिचेस्ट वुमेन्स में उनका नाम, जिबामे की खुद की फैक्ट्री है, जिबामे के अपने प्रोडक्ट की सीरीज है, जिबामे आज सब जगह, जिबामे शायद मेंस में भी आ गया है, एक सीरीज शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो भी अवेलेबल है वहां से स्टार्ट करना, ये नहीं हमारे पास नहीं तो हम नहीं कर पा रहे। एक और एग्जांपल है आपके लिए, एक बच्चा था, नाम मैं इसका नाम अक्षय अग्रवाल के साथ, वो जैन कॉलेज है मुंबई में। जैन कॉलेज क्या है, यूनिवर्सिटी में क्या है, जैन कॉलेज उसमें बेंगलोर से कभी बेंगलोर में उसको सिटी से बाहर है, सिटी से बाहर है, वो पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन आप लोग उधर है, प्रोजेक्ट तो बनने, फिर तो बनाने पड़ेंगे, प्रिंट आउट करने पड़ेंगे, फायर बाइंडिंग करानी पड़ेगी, वो फैसिलिटी के लिए बच्चों को जाना पड़ता था सिटी में, ट्रांसपोर्ट प्लस ऑन द स्पॉट पैसा खर्चा प्लस टाइम और गर्ल्स के साथ। उन्होंने क्या किया कि अपने मैनेजमेंट से बात की कि सर जो ये जीना है मेरे हॉस्टल में, इसके नीचे का जगह नहीं करेंगे, I would like to set up some printing solution over here. In the view of that, he paid something. उनका मैं इतना आपको परमिट दूंगा, और बच्चों से कहा कि भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल रहा है मैं उससे सेम रेट में यहाँ दूंगा, और आपको पैसे रोज देने की जरूरत नहीं है, मंथली आप दे दीजिए। अपने और अपने साथियों की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते थे, वहाँ पे वो सॉल्यूशन मिला, बाद में वो बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी को तो बहुत बड़े बड़े आइडिया लाने की जरूरत नहीं है आपको। जहाँ भी आप जिस लोकेशन में हैं, जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को आपने मैनेज करते हैं, अपने स्टार्टअप को बूट स्टेप जहाँ है जो है उसमें ही करते हैं। दशरथ मान जी के पास तो कोई था, कुल्हाड़ी था, उसको पूरा पहाड़ को, तो वो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं इस तरह के, जहाँ उन्होंने बूट स्टेप खुद के बेस पे काम करके आगे बढ़े। इसके बाद क्या करता है, जब हमारे पास आ गया इतना पैसा, फिर हमने क्या किया, हमने कहा अब हम थोड़ा सा कहाँ से लेंगे, उसके बाद
शुरू तो कर दिया, अब तो मान सकते हैं ना घर वालों से, तो बोले कि हाँ ये पापा मम्मी मैंने ये शुरू किया है और मेरा इस साल का रेवेन्यू इतना है, मैंने 500 रुपये लगाए थे और ये 750 रुपये कमाए। बहुत सारे बच्चे करते हैं, तब वो घर वाले के हाँ तो अच्छा है और तक क्या चाहिए, तो अब ऐसा करो आपने 5,000 रुपये और दे इस साल मुझे स्केल कर दिया। वो लेवल कब आया जब आपने अपने आप को फुट स्टेप पे साबित कर दिया। आज ही हमारा आइडिया में दम है और आइडिया के साथ साथ ये जो हमारा आइडिया है ये मार्केट में स्केलेबल भी है, इसका कस्टमर भी है और कस्टमर जो है हमारा वो बार बार आने वाला है, ऐसा नहीं एक बार बोला है, एक बार खरीदा चलेगा उसे नहीं मिलेगा, बार बार रिकरिंग कस्टमर चाहिए। अभी आपने कोई केक बेचा, वो केक कैसा बनाया कि वो दूसरी बार आएगा, तो रिकरिंग वाला कस्टमर जो बार बार आ रहा है, रिकरिंग वाला सर्विस आपकी प्रोडक्ट का बार बार पैसा दे रहा है, रिकरिंग मनी का जनरेशन हो रहा है। वो फिर आपके फैमिली और फ्रेंड वाले क्या करेंगे, फिर आपकी हेल्प करने के लिए उनको भी अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट फ्रॉम फुट स्टेप, उसके बाद फैमिली, ये इनसे जरूरी क्यों है क्योंकि इनको पैसा लेने से ना आपको ज़्यादा टेंशन नहीं आता। अगर अपना तो चलो आपका था वो कोई खतरा नहीं था, लेकिन इनका भी अगर डूब गया तो कोई टेंशन नहीं। इनका हम लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो हमारे सीनियर गाइड करते हैं, तो प्रथम कम हो गई 2005 के बाद रैंकिंग गाइड आया, पहले वर्ष से गाइड, क्योंकि हमें पता नहीं होता था, हम बताते थे कैसे करना। फिर हम जब भी करते थे इकोनॉमिक सर, बैकग्राउंड सर वो करता था, हॉस्टल वालों को और ज़्यादा उसका लाभ मिलता था, तो उसके लाभ थे। नहीं अगर आप हम लोग पढ़े 2001 से 3 में जब मैंने अपना PhD किया तो हमारे बैच का जो बॉन्डिंग है ना सीनियर था तो अलग है। अगर हमारा आज भी मतलब जैसे मेरा बर्थडे होता तो मेरे बर्थडे पे सीनियर कहीं थोड़े आते, कहाँ है आजा पार्टी के लिए, अगर हम लोग कहीं बैठे हैं तो खर्चा आज भी वो करते हैं और उनको लग जाएगी कोई एक जूनियर हमारा प्रॉब्लम में है, पूरा ग्रुप इकट्ठे होकर हेल्प करता है, वो तरीका है, वो हर चीज़ के क्रॉस कोर्स है, तो वो बॉन्डिंग अब नहीं, अफसर प्रोफेसर तो खर्चे वाले भी पिस्टल लगाए जाते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या है, एंजल इन्वेस्टर आपको बताएगा कि इस रास्ते से मैं चला हूँ, ये आपका क्या है सीनियर है, सरल भाषा में कौन आपका सीनियर है जो वो धक्के खा चुका पहले जो आपको खाने हैं, तो हम कम खाएंगे, उसे पता है यहाँ गड्ढा है तो इसे बचाना, नोट्स जैसे सीनियर देते हैं ऐसे ही नोट्स देगा, ये मतलब मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। फिर आप अभी ग्रेजुएशन पे हो, फिर ये बात करके तो हम भी धुआंधार नीति होते चले जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा कोरिलेट एक मुझको ऐसा नहीं बाहर का है वो, लेकिन वो थोड़ा सा हमसे एडवांस, हमसे पहले वो मार्केट को देख चुका है, हमसे पहले उसको सारी सुख सुविधा को देखा है जिनको हमें जाना है, तो वो हमारे लिए फरिश्ता इसलिए पैसा भी दे रहा है, गाइड भी कर रहा है, और किसी आपको एंजल इन्वेस्टर आपके जीवन का एक गाइड हो सकता है, मेंटर हो सकता है, अलौकिक वो इन्वेस्टर। अब इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, अभी एक कोई मुझे हमने एक प्रोग्राम किया था टीम में, तो उसमें 4 छोटा बागल भी आए थे और ये संजीव भीमचंदानी के लिए, तो वो कह रहे हैं कि हाँ अब हम लोग इन्वेस्ट करें, बोलो क्या है, आप अपनी कंपनी के साथ साथ में जो लीडर्स हैं मतलब के वो छोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, आइडिया में इन्वेस्ट, तो ये लीडर्स हैं इंटरप्रेन्योर फील्ड के, स्टार्टअप फील्ड के, ये एंजल इन्वेस्टर के रूप में आपकी मदद कर रहे हैं। ये मुझे पता था कैसे, और कुछ लोग ग्रुप भी हैं, जैसे पता है एंजल, इंडियन एंजल नेटवर्क एक है IAN, उसकी साइड आप खोलेंगे वहाँ आपको कई हजार मिलेंगे, फिर छोटे टिकट साइज में मैंने भी कई स्टार्टअप में अपना वर्क लगाया, बाइक लगाया, तो छोटे से ही अपने 1% 2% का, और वो तो अपने अच्छे काम कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, वो हर साल वहाँ से आता है, लेकिन इस साल का अपने अंदर रोज किया
कई बार अभी कल की बात है मिस्टेक कैसे थे कि सर वो इक्विटी ट्रांसफर हो गई, ये सब चीजें ना आपको आनंद आता है कि हाँ इस कंपनी में हमारा कुछ है, ये कंपनी को अच्छा कर रही है, तो फिर वो कंपनी कुछ करती तो हम भी प्रमोट करते हैं। तो ये ग्रुप की दो, जैसे इंडियन एंजल नेटवर्क एक ग्रुप है, मारवाड़ी कैटलिस्ट एक पीसी फर्म है। मारवाड़ी कैटलिस्ट इंडिया की बहुत बड़ी कैटलिस्ट फर्म है, जिसमें हजारों मारवाड़ी ने पैसा लगाया है। वही वो अधिकांश वहीं से हैं, झुंझुनू से, पिलानी से। मारवाड़ी का बहुत बड़ा समूह वहां से जुड़ा है। तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स में भी एंजल इन्वेस्टर से आ रहे हैं। जैसे उन्होंने क्या किया, मुझे पैसे कंपनी नहीं बनाई, किसी ने बनाया, मुझे आगे कर दिया, संजय जी ये हमारा या कोई भी अमाउंट। तो छोटे छोटे ग्रुप में एक व्यक्ति को आगे करके वो उसकी जिम्मेदारी संभालता है। एक फोर्थ डायमेंशन ग्रुप है इंडिया का, जिसकी नेटवर्क करीब 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंचे। उसके जो ओनर हैं गुड़गांव में रहते हैं, यहाँ करीब 35 करोड़ रुपए का फ्लैट है। एक बार मिलेंगे, मुझे बताएं सर कि वो गंगोलिस करके एक सोसाइटी है, तो जाने के लिए वहाँ 5 डेज सिक्योरिटी। तो मैंने पूछा करते क्या हो, मैं फोर्थ डायमेंशन का प्लान और पूरा कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था, बड़ा इन्वेस्टमेंट 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ 500 करोड़। तो ये उस लेवल पे काम चल रहा है। लोग अपना पहले क्या होता था कि एक दृष्टि क्या थी पहले लोगों की, मतलब अगर आप पुराने टाइम में देखो तो लोग कहते ब्याज पे पैसा देना, वो एक कारण थोड़ा सा अलग लोगों का एक्सप्लोटेशन हो रहा है। रोज का लोग अभी भी करते हैं, ठेके वाले को देते 10,000 रुपये, शाम को 11,000 दे दिया, कई मिल जाएंगे। इसमें क्या है, आपके साथ एक डिफाइंड गवर्नमेंट, एक इन्वेस्टर की डिफाइंड फॉर वो एक लीगल तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए, वो आपका शोषण नहीं करता। हाँ, एक स्टार्टअप को क्या फायदा होगा इन्वेस्टमेंट से, कि काम क्या होंगे, फ्लेक्सिबल होते हैं। आप करंट कंडीशन को अपने और अपने इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग बना सकते हो, फ्लेक्सिबल बना सकते हो। यहाँ इतना भी कर दो, उतना बाद में कर, उतना बाद में ऐसे कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग इतना दे देंगे। और आपको क्या फायदा होता है कि जो उनका नेटवर्क है एक्सपर्टाइज का, इसको हम एक्सेस कर पाते हैं। हाँ जी, हम जो भी आपका इन्वेस्टर है उनके हम वो हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया हमारी कंपनी में, तो आपको रेफरेंस मिल गया। ऐसे मार्केट में जाओगे तो तुम कौन हो जी, मैं तो एबीसी में जानता हूँ। अच्छा, एबीसी इन्वेस्टेड बाय XYZ, तो आपको टैग मिल गया। कोई ये फिल्म एक्टर्स भी बहुत सारे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, आप तो एक आपको रास्ता मिला और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको हेल्प मिलती है। अपने तो पैसा ढूंढते हो, पैसा यहाँ से लें, वहाँ से लें, बैंक से लें, यहाँ से लें, यहाँ क्या पैसा आया और आपने उनसे डिस्कस किया था ऐसे करना है, तुरंत बात के सर ऐसा है। वो भी क्योंकि स्टार्टअप मोड में है, स्टार्टअप पुराने स्टार्टअप हैं, इन्वेस्टर हैं, तो वो उनको भी पता है कि यहाँ पे जल्दी डिसीजन है, तो ये आपको 4-5 अच्छे बेनिफिट्स से होते हैं। क्या चैलेंज है बताइए, तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो आप ही करो। लॉस हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि कई बार इन्वेस्टर क्या करते हैं, कुछ बदमाश इन्वेस्टर भी हैं जो ज्यादा आपसे मांगेंगे। 1 लाख लगाएंगे, मैंने सबको 20% दे दिया। आपको आना चाहिए कि नेगोशिएशन कैसे करना है, डाइल्यूट कम से कम करना है, इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। वो इन्वेस्टर की क्लास इन्वेस्टर, क्योंकि उनको तो ये है कि मुझे 1 लाख लगा के 20% मिल जाए। आपको है कि मैं 1% में 1 लाख उठा दूँ, जैसा जो भी आपका प्रोसेस, तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि मैं बिग इन्वेस्टमेंट लेस डाइल्यूशन,
और उनका क्या होता है कि हाई वैल्यूएशन लेस इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना होगा। जब आप इसकी पिच में जाएंगे, पिच का भी डिस्कस करेंगे, पिच कैसे बनती है, अभी हमारे पास काफी टाइम है। ठीक है, तो आपको अपने आप को स्मार्टली प्ले करना है कि कैसे हमको उनसे। और कई बार क्या होता है कि फंड फ्लो में प्रॉब्लम है, लिमिटेड रिसोर्स हो जाते हैं। ये कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस हैं हमारे साथ, इनको और फेस करना होगा। अब वीसी कौन है? वीसी क्या है? ग्रुप ऑफ द इन्वेस्टर्स। वीसी फर्म, वीसी फर्म है इसी तरह की, वो क्या करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें इन्वेस्टर का समूह है। वेंचर कैपिटलिस्ट ग्रुप होती है, जिनके पास वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म इन्वेस्टर की ग्रुप है। लेकिन फायदा क्या है, इनके पास बड़ा अमाउंट है। कई लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग इन्वेस्टर मिलकर कंपनी बनाई किसी के, तो बड़ा, जब हमने एंजल इन्वेस्टमेंट से हमारा काम नहीं चला कि हमें आप स्केल करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम वीसी फर्म के पास जाएंगे। वीसी फर्म हमको हमारे वही ड्यू डिलिजेंस तो होगा। ड्यू डिलिजेंस जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? आपकी कंपनी के बारे में सब कुछ जानेंगे वो लीगली। कंपनी का फर्म हुई, कंपनी में कौन डायरेक्टर थे, कौन फाउंडिंग मेंबर थे, कौन शेयर होल्डर थे, आपकी लायबिलिटीज क्या हैं, आपके एसेट्स क्या हैं, आपके इन्वेस्टर्स कौन हैं, आपके इन्वेस्टर का रिटर्न क्या रेशियो क्या है, आपके सप्लायर कौन है, आपके वेंडर्स कौन हैं, आप कैसे काम करते हैं, आपका कोई इन्वेस्टमेंट आप किसी और कंपनी में डायरेक्टर तो नहीं है, उस कंपनी का भी पता करेंगे। तो एक व्यक्ति की कुंडली है, एक कंपनी के बारे में सब कुछ जानेंगे वो प्रोसेस के माध्यम से, ताकि वो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके। वीसी और एंजल में क्या हुआ, एंजल इन्वेस्टमेंट क्या है, छोटे टिकट साइज, वो फुट स्टेप हुआ, फैमिली की हेल्प हुई, फिर हमने छोटी फंडिंग उठाई एंजल इन्वेस्टमेंट। अब हमारा कॉन्फिडेंस क्या हुआ, बढ़ गया कि अब तो हम तीसरे लेवल पर आ गए, थर्ड क्लास में मान लिया, बस थर्ड आ गए। तो फिर बच्चा बड़ा यहाँ 9 कहता हूँ कि अपना बैग खुद लेके आऊँ, हाँ बस तो छोटा किलो में छोड़ के आओ। थर्ड क्लास में अगर नहीं मेरी कैपिटेशन का सवाल है, मैं बैग खुद ले होता ना। तो यहाँ पे अब जब वीसी फर्म के पास जाएंगे तो बड़ा अमाउंट, बड़े अमाउंट के साथ क्या है, डाइल्यूशन भी बड़ा होगा, लेकिन उतना ही बड़ा फायदा नहीं। अब आपको 4 एंजल इन्वेस्टर नीचे एक ही वीसी फर्म का काम करते हैं, जैसे मारवाड़ी कैपिटलिस्ट है, फास्टर कैपिटल है, 1000 करोड़ लगा देंगे आप, क्या देंगे तो पैसा इतना। मारवाड़ी कैपिटलिस्ट इंडिया का नंबर 1, लगभग नंबर 1 वो वीसी फर्म, वो ढूंढते हैं बंदा मिल जाए आपको पैसे लगाने। टीम रखी है 50-50 लोगों की जो यही काम करते हैं कि कहाँ से इन्वेस्ट करना है। इसके स्पेशल पोजीशंस हैं डिफरेंट इंक्यूबेटर में, इन्वेस्टमेंट के मैनेजर के, जिनका यही काम है कि कैसे एक स्टार्टअप को तैयार करते हैं फंडिंग के लिए, और किस फंडिंग के लिए, एंजल के लिए करना है, वीसी के लिए करना है। तो वीसी में सीरीज अभी ए वीसी को बताएंगे अभी आपको, वीसी में भी 1 to A वीसी में सीरीज कि किस लेवल की वीसी को इन्वेस्ट करना है। दूसरा क्या है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस पूरा फॉर्मल है, क्योंकि कंपनी टू कंपनी यहाँ दी होगी, किसकी है, वीसी फर्म आपकी कंपनी, आपकी स्टार्टअप कंपनी, वो वीसी कंपनी, तो प्रोसेस सिस्टमेटिक है पूरा। वहाँ व्यक्ति से कंपनी की डील होता है ना, एंजल इन्वेस्टर और स्टार्टअप। यहाँ क्या है, एंजल इन्वेस्टर नहीं है, यहाँ वीसी फर्म है और आपकी फर्म है। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस पूरा फॉर्मलाइज हो गया, कंपनी टू कंपनी हो गया, कंपनी टू इन्वेस्टर। और इनका फोकस क्या है, इसके लेवल करने, क्योंकि अब यहाँ पे बात होगी कि भाई यहाँ का लेवल कैसी है, इसके लेवल कैसे होगा, और इसके अलावा एग्जिट की स्ट्रेटजी की बात, यहाँ भाई कंपनी ने इन्वेस्ट किया, कितना करोड़ किया, और उसके बाद वो 2 साल 4 साल बाद फिक्स हो जाएगा कि अपना ले लेंगे।
तो उनको लगेगा कि हाँ हमारा आरओआई पूरा हो गया, हम दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज है वो कोऑपरेटिव कंपनीज होंगी। इसमें भी 3 तरह के स्टेज हैं किसी वालों में। ये यहाँ पे मैंने बताया ना सीड स्टेज पे करते हैं शुरुआत में, उसके बाद सीरीज ए, बी, सी और इसके बाद जो हमारा स्टेज है मेजाइल वाला, इसमें वो आईपीओ के लेवल पहुंच जाता है। ठीक है ना? तो अमाउंट और वैल्यूएशन जो है इसमें वेरी करता है तीनों स्टेज। यहाँ ये 1, 2, 3, 4, 5 हर स्टेज में अमाउंट के बेस पे हमने उसको क्लासिफाई किया है। कैसे करेंगे लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे। अगर यहाँ हम बात करेंगे एक प्री सीड पे, प्री सीड पे इन्वेस्टर कौन है? फैमिली है, फ्रेंड है, छोटे इंक्यूबेटर सेंटर्स हैं। बात हुई थी हमारी मनी कितने रेज करोगे ये ज़्यादा मैटर नहीं करता आपके अकॉर्डिंग। अब है आइडिया के स्टेज पे, ठीक है। वैल्यूएशन की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती लोग शुरू में, ये तो ये आपका वाला है जो प्री सीड वाला है। अब उसके बाद जब हम प्री सीड से ऊपर आए, एंजल इन्वेस्टर है यहाँ पे आए, हमारे VC आए, तो क्राउड फंडिंग जानते हैं आप लोग? क्राउड फंडिंग तो बहुत सारे लोगों से हम पैसे लेते हैं, बहुत सारे लोग आपके आइडिया को सपोर्ट करने की पैसे देते हैं। ठीक है, तो ये जो है $10,000 से लेके और ये जो है 2 मिलियन तक होती है। ये प्री लॉन्च की स्टेज है, लेकिन इसके लिए जो वैल्यूएशन है वो 3 मिलियन की चाहिए। अब वैल्यूएशन की बात आती है, वैल्यूएशन कौन करेगा? एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर बाय द ऑथराइज्ड ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। उनके पास वैल्यूएशन का लाइसेंस होता है, वो अपनी 20-25 पेज की रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें करीब 20-25 हज़ार से आसपास खर्च आता है। वैल्यूएशन रिपोर्ट मतलब 20 से 25 हज़ार मिनिमम। बहुत अच्छे वैल्यूअर है वो 50,000 से लेकर 1 लाख तक की। लेकिन वो वैल्यूएशन रिपोर्ट आपके लिए एक बेस पर है, फिर आप कहीं भी जाओगे हाँ सर ये हमारी वैल्यूएशन है, इसके बेस पर आप हमें, तो वो जो कंपनीज या फंड देने वाले लोग हैं वो उसको टोकनाइज करते हैं। उसके बाद जो सीरीज ए फंडिंग की बात आई, यहाँ पे VC आ गए 2 मिलियन से लेके $15 मिलियन। लेकिन कितनी चाहिए हमको? ये ग्रोथ स्टेज की बात नहीं। VC कहाँ आएगा? आपकी ग्रोथ स्टेज। जब आप स्केल कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तब VC। तब तक आपको बूट स्टेप, सीड, फैमिली, फ्रेंड्स और एंजल के साथ आगे बढ़ के यहाँ पे आना है। इसके लिए वैल्यूएशन जो एक्सपेक्ट ये क्या है? ये सब फिगर जो है ना ये रफली है, चेंज होती रहती है, हर कंपनी का पेपर अलग होता है। लेकिन यहाँ जो वैल्यूएशन मांगी गई है, अगर आपको 2 मिलियन चाहिए तो आपकी वैल्यूएशन कितनी आनी चाहिए? 10 से लेके $15 मिलियन। वैल्यूएशन आपकी 10 मिलियन से लेके $15 मिलियन होगी, तब वो आपके कितना इन्वेस्ट करेंगे? 2 से लेके 15 मिलियन। डिपेंड करेगा कि उनकी कैपेसिटी कैसी है। वैल्यूएशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट बात। ये हुई सीरीज ए की बात। सीरीज ए जब आपने उठा लिया कहीं से, उसको आपने प्रॉपर यूटिलाइज किया और उसका रेट ऑफ रिटर्न जो भी वो उनको एक्सपेक्टेड है वो आपने देना शुरू किया। उसके बाद हम आ जाएंगे सीरीज बी में। सीरीज बी में जाएंगे। सीरीज बी में क्या है? यहाँ जो VC फर्म है वो हमारे 30 मिलियन से लेके 60 मिलियन तक करेंगे। 30 कौन सी स्टेज है? एक्सपेंशन कर लो आप बड़े लेवल पर, 2 से ऊपर पहुंच के ग्रोथ होगी। जब तो आपने प्रूव कर दिया कि हाँ हमारा जो आइडिया है प्री सीड, सीड और सीरीज में सफल हो गया, फिर आपको, लेकिन यहाँ पे कितना मांगा है उन्होंने? वैल्यूएशन 10 मिलियन के आसपास की वैल्यूएशन यहाँ पे। तो ये क्या है? स्टेजेस हैं। जब जैसे जैसे आप बढ़ोगे लोग आपके पीछे भी आएंगे कई बार पैसा लगाने के लिए।
आप शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक में हर किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। बहुत सारे आइडिया ऐसे हैं जिसमें वो पीछे से इन्वेस्ट करते हैं, सिंगल करते हैं, ऐसे ग्रुप नहीं करते। वहाँ कई बार ग्रुप भी कर देगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपके आइडिया में, आपका जो स्टार्टअप है उसमें क्या दम है। कुछ स्टार्टअप ऐसे जो कहते हैं फंडिंग नहीं चाहिए, जब डायलूट करना पड़ेगा हम तो करें। कई स्टार्टअप हैं ऐसे जो कह रहे हैं तो कर लेंगे, हमारा रेवेन्यू ना हो। तो ये क्या वेरी करता है, वेरी है हर चीज को कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। और जब इसके बाद हम आगे आएंगे तो आईपीओ की बात करेंगे, तो वो फिर बड़ा लेवल है, 30 मिलियन से लेके पब्लिक लेवल पे है। जब एक आईपीओ लॉन्च हो गया कंपनी का, आईपीओ लॉन्च कब होगा, जब आप एक्सटेंशन की लेवल को भी क्रॉस करें। बहुत जटिल तो नहीं होगा, कुछ ज़्यादा, मैं बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ, लेकिन काम की चीज़ है। आज आपको लगे काम के लिए कभी आएगी, 5 साल बाद 10 साल बाद आपको नहीं सवाल बहुत आपको नाम पता है। हम जब पढ़ते थे किसी में तो हमको शेयर मार्केट पढ़ाया था, हमारे सर थे फाइनेंस के, वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस या कोई वो मंगाते थे और उसमें हमको ट्रेडिंग कराते थे। हफ्ते में एक दिन हम ट्रेडिंग करते थे और वो पैसा देते हमको, वैसे ही करते थे, मतलब कागज का होता था। और आप भरोसा नहीं मानोगे, हमारे उस बैच से करीब 5-6 बड़े ट्रेडर निकल गए। इंटरेस्ट है वो कर रहे हैं बढ़िया ट्रेडिंग। तो कौन सी चीज कब काम आएगी कुछ पता नहीं। कल आपका मन करता है हाँ इन्वेस्टमेंट चला तो हमें पता है। ये जो हमारी स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताया आपको, इसमें कुछ आपको जानना है, नहीं कुछ गाड़ी है। यहाँ इसके फायदे क्या हैं, VC फंडिंग के फायदे हमारे लिए क्या हैं। यहाँ क्रेडिट जो हमारी संस्था है उसको लाभ, बड़े लेवल की फंडिंग मिली, बड़े लोगों के साथ जुड़े, बड़ा अमाउंट ग्रोथ में हमको जुड़ गया पड़ता था। कल कोई बोले मारवाड़ी अपना करो, इनमें भी कंपटीशन है। अरे मारवाड़ी करा तो नहीं किया, इंडियन वाले के हमारा भी कुछ चालू है। ये ऐसा भी होता है कि उन्होंने लगाया इसका मतलब इसको कुछ है, क्योंकि तो मार्केट में ऐसे आइडिया में इन्वेस्ट होता रहता है कि जो लोग आके आपको बोलेंगे हाँ हम भी इन्वेस्ट करते हैं। चैलेंजेस क्या है, चैलेंज फिर वही है आपका बड़ा पैसा लोगे भैया, वो तो कहेंगे हमें इक्विटी 50% 50% आपने दे दी तो वो तो मालिक होता है। VC कंपनी ये भी करती है कि आपकी कंपनी में उनका अकाउंटेंट आके बैठ जाता है। अगर उनका इन्वेस्टमेंट बड़ा है तो वो आपकी कंपनी में अपना अकाउंटेंट बता देते हैं कि कंपनी में डेली क्या हो रहा है बताएगा, डेली की बुकिंग कितनी है। तो VC फर्म बड़ा अमाउंट होत करे, हमने तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जो है तुम्हारा अलग वैल्यू 10 मिलियन, हमें भी 10 हज़ार है, हमें मालिक हो गए, हमारा बंदा बैठेगा डायरेक्टर ये बनेगा, नियुक्ति हमारे तरफ से होगी, वो फिर एक तरह से आपके ऊपर कई बार प्रेशर है, लेकिन कोई एक रिस्क लेना पड़ना। तो क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो बड़े राइट्स उनको चाहिए। और क्या है, प्रेशर का एनवायरनमेंट है, वो इंटरफेयर करेंगे, तो आपको यार तो आइडिया तो मेरा था, इन्होंने तो आगे कब्जा लिया। ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, जब आप उनके साथ लीगल टर्म जाएंगे, एग्रीमेंट करेंगे, तब आपको समझना चाहिए। जो वो कर लेते हैं उसको चलो पढ़ते हैं लोग सीधे साइन करते हैं, कुछ नहीं, तो भरने वाला लगता है कुछ नहीं, आप कर दीजिए। बाद में जब कोई लीगल में जाता तो पता लगता है क्या था, इतनी छोटी लैंग्वेज। तो आपको बहुत केयरफुली एग्रीमेंट्स करने हैं, बहुत केयरफुली आपको अपनी एक्टिविटी को डायवर्ट करना है, ताकि फ्यूचर में क्या हो, आपको आगे बढ़ने में, आपके डिसीजंस लेने में कोई दिक्कत नहीं। और
चीज क्या है कि ये इनका फोकस क्या है, ग्रोथ के ऊपर है। तो वो हमें कहेंगे और कमाओ और लाओ, आगे बढ़ो, हमें भी दो, प्रेशर आप बिल्ड हो जाए। इसलिए वो कई बार स्टाफ बैठा है, वो स्टाफ दोनों में अंतर क्या है? पहला अंतर है जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उसका अंतर। एंजल इन्वेस्टर क्या करता है, थोड़ा अमाउंट डालता है और VC फंड ज्यादा अमाउंट डालते हैं। दूसरा क्या है, इन्वॉल्वमेंट। एंजल इन्वेस्टर में यूज कर कम लगा है तो कम इन्वॉल्व होता है। हम तो कहते हैं कि हमारे बंदे बैठाओ यहाँ पे, हमारे हिसाब से करना चाहिए। तीसरा फर्क क्या है, फंडिंग की स्टेज है, वो हमारे ग्रोथ तक सपोर्ट करेगा। उसके बाद जो है VC वाला जो है हमारे ग्रोथ को करेगा। तो ये डिफरेंस है कैसे, दोनों में क्या क्या है। ये मैंने थोड़ा सा चार्ट बनाया था, जैसे जो हमारा एंजल इन्वेस्टर है वो कहाँ से पैसा लाता है, उसका पर्सनल बैंक का पैसा होता है। कहाँ करता है, अर्ली स्टेज में करता है। साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है। इक्विटी भी कितना लेता है, स्मॉल लेता है। इन्वॉल्वमेंट भी कम रखता है क्योंकि उसका कम इन्वेस्टमेंट है। और एग्जिट में भी वो फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि एक सिंगल पर्सन है। अगर इधर हम आएंगे तो देखेंगे ये जो है ना पूल्ड फंड है, बहुत सारे लोगों से पूल किया हुआ फंड है जो VC फंड है। अभी से लेके आगे मिड स्टेज पे करता है इन्वेस्टमेंट, लार्जर अमाउंट है जो इन्वेस्टर है। और इक्विटी भी वो अक्सर ज़्यादा मांगते हैं। इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा रहता है क्योंकि वो कहते हैं बोर्ड में सीट भी दो। अभी आज जो रूल्स है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसमें भी ये है कि अगर आप 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दे दो तो आपको एक बोर्ड मेंबर ऊपर बनाना पड़ेगा। बोर्ड जो आपका बोर्ड है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, उसमें एक व्यक्ति ऊपर रखना पड़ेगा जो रूलिंग में आपके इंटरफेयर करता है और इसीलिए वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। और यहाँ पे जो एग्जिट स्ट्रेटजी उसमें पूरा जो है वो कंपनी टू कंपनी तो पूरा फॉर्मुलाइज होता है। वो कैसे आपका CA और CS उसमें CS और CA हर कंपनी में था, वो उसको डिसाइड। कैसे प्रिपेयर होंगे फंडिंग के लिए बताइए। हाँ, फिर मैं आपको एक सीट देता हूँ, ठीक है। आप उसमें अपना 10 मिनट लगाइए और ये बताइए कैसे आप लोग प्रिपेयर होंगे। Before we end the session, I, on behalf of Geeta Ratan International Business School, extend my sincerest gratitude to Sir for sharing his invaluable insights and expertise with us. Sir has not only enlightened us with theoretical knowledge, but has also enriched our learning experience with real-world examples. Sir, we are extremely grateful for your teachings today. And before ending the session, I would invite Raghvendra sir to kindly felicitate sir with this moment. A big round of applause, please. Thank you, sir. We look for future many more sessions. बेटा ये ना बहुत और ये डिजिटल अप्लाई करना पड़ के यहाँ करता है। ओके सर। अच्छा, हम आगे आप लोग आगे बढ़े।